नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान जीके की 2020 शो में आपका हार्दिक स्वागत है। बेटा आज अपन लोग राजस्थान के वन एवं वनस्पतियों का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। बिल्कुल गागर में सागर जैसी आपकी ये सीरीज राजस्थान जीके की चल रही है और कम समय में बहुत अधिक प्रश्नों से आपको अवगत कराने का अपना जो लक्ष्य है वो मेन उद्देश्य है। तो देखिएगा बिना समय को गवाए हुए और प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला ही जो बेटा 1 से 35 तक हमने पहले भाग में करा रखे हैं। प्रश्न नंबर 36 है, कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? कत्था कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो वो वृक्ष है आपका, क्या आपका सागवान का वृक्ष है क्या? क्या सागवान का वो वृक्ष है? इसके अलावा सागवान का है क्या? वो सालर का है, खेजड़ी का है या केर का? तो ध्यान रखना, कत्था जो बनाया जाता है वो केर के वृक्ष से बनाया जाता है। केर के वृक्ष से कत्था बनाया जाता है मेरे भाई, केर के वृक्ष से कत्था बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती? राजस्थान की मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती, राजस्थान की मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती। तो देखिएगा, इमारती या गोल लकड़ी, सर ये तो वनों से प्राप्त होता है। ईंधन लकड़ी का ये भी, और तेंदू, पत्ते, बांस, सर ये घास है तो घास, बांस एक घास का ही प्रकार है। तो तेंदू का पत्ता वनों से नहीं जबकि ये पेड़ से प्राप्त होता है। ये इसको वनों की उपज नहीं मानते तेंदू के पत्ते को, क्योंकि इसकी खेती की जाती है। राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को क्या कहा जाता है? राजस्थान के अंदर जो घास के मैदान हैं, पशुओं के लिए चारागाह के स्थान है, किस नाम से जाना जाता है? बीड़ के नाम से जाना जाता है या पेडॉक्स के नाम से जाना जाता है? क्या आपका ये दोनों सही है या फिर कोई नहीं है? तो मेरे भाई इसका सही जवाब होने वाला है वो बीड़ है। राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को बीड़ के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला जो प्रश्न है आपका 39। प्रश्न नंबर 39 है, अरावली वन रोपण परियोजना कब आरंभ की गई? अरावली वन रोपण परियोजना मेरे भाई कब आरंभ की गई? अरावली वन रोपण परियोजना कब आरंभ की गई? क्या 1995 96 में, 2007 में, 1992 93 या 2001 2? तो देखिएगा, राजस्थान के अंदर अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई। तो मेरे भाई ये वास्तव में 1992 93 में अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ राजस्थान के अंदर की गई। अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? अरावली की पहाड़ियों में सालर के जो वृक्ष हैं, सालर के जो वृक्ष हैं वो कितनी ऊंचाई पर आपको देखे जा सकते हैं या मिल सकते हैं? क्या आपका 750 मीटर से अधिक ऊंचाई होनी चाहिए, 750 मीटर से कम होनी चाहिए या 450 मीटर से कम होनी चाहिए, 450 से अधिक? यानी वास्तव में सालर के यदि आपको वृक्ष देखने हैं तो अरावली की पहाड़ियों में 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर आपको जाना होगा। निम्न में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? यानी ऐसा कौन सा वृक्ष है जहां से सर्वाधिक गोंद प्राप्त होता है? राजस्थान सागवान का वृक्ष है क्या? तेंदू का वृक्ष है क्या? गुर्जन का वृक्ष है क्या? और सालर? तो देखिएगा, राजस्थान के सर्वाधिक जो गोंद प्राप्त होता है तो वो सालर के वृक्ष से प्राप्त होता है। गोंद को अपन लोग पेड़ों का आंसू कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, सालर के वन कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? सालर के वन राजस्थान के कौन कौन से जिलों में, राजस्थान के कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? किसके वन भैया, किसके वन? सालर के वन राजस्थान में कहां पर पाए जाते हैं? भरतपुर, दौसा, सीकर और नागौर जिले में है क्या? टोंक, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले में है क्या सालर के वन?
कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां जिले में है क्या? तो मेरे भाई इसका जवाब है अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर जिले में सालर के वन विस्तृत है, विस्तृत है, पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा, सालर बाड़मेर में पाए जाते हैं क्या? यानी कि क्या पूछा है मेरे भाई? गलत पूछा है, यानी गलत। सालर बाड़मेर। अब बेटा सालर की बात करें तो ये आपके ये वाले जिले थे, तो आपको तो पहला ही वाला मिल गया। सालर में आपका बाड़मेर तो है नहीं, तो आपका यही वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी कि सालर के वन यदि आपको देखने तो कौन कौन से जिलों का आपको भ्रमण करना होगा? तो मेरे भाई कौन कौन से जिलों का भ्रमण करना होगा? अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर। उसमें बाड़मेर तो सर है ही नहीं, तो यही आपका क्या है? गलत है। सदाबहार वन वास्तव में माउंट आबू में पाए जाते हैं। शुष्क मरुदविद वन जैसलमेर में पाई जाती है। मिश्रित पतझड़ वन कोटा में पाई जाते हैं। तो अलग सुमेलितें यदि यहाँ पर बाड़मेर न दे करके ये जिले देने चाहिए, तब जाकर के आपका ये सही हो जाता। अगला प्रश्न है, माउंट आबू क्षेत्र में, माउंट आबू क्षेत्र में, माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? माउंट आबू क्षेत्र में कौन से प्रकार की प्राकृतिक क्या वनस्पति पाई जाती है? माउंट आबू क्षेत्र में कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो मेरे भाई उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं क्या? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, बिल्कुल आपका यही इज राइट है। यानी माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ही पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्रश्न नंबर है आपका 45। ये रहा प्रश्न नंबर 45 आपके सामने है, और यहां पर क्या पूछा गया है? भाई प्रश्न नंबर 45 में आपका पूछा गया है, माउंट आबू के चारों ओर 1000 से 1300 मीटर की ऊंचाई एवं 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? माउंट आबू में, माउंट आबू क्षेत्र में चारों ओर 150 से 1300 मीटर की ऊंचाई पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, और वहां पर वर्षा 150 सेंटीमीटर वाले भाग भी शामिल हैं। तो ध्यान रखना, ये सर्वाधिक वर्षा वाले ऊंचाई वाले यहाँ पर शुष्क सागवान वन ना भैया, मिश्रित पर्णपाती वन ना भैया, शंकुधारी नहीं है, अर्ध शुष्क, अर्ध उष्ण सदाबहार वन, अर्ध उष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। अर्ध उष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 46, और ये आपका कथन वाला है कि कौन कौन से आपके कथन सही हैं। प्रश्न नंबर 46 में आपका जो पूछा गया है वो ये पूछा है कि कौन कौन से यहाँ पर कथन सही रहने वाले हैं। देखें, बात करें पहले कथन की, अर्ध उष्ण सदाबहार वन अभी मैंने कराया माउंट आबू में मिलते हैं सर, बिल्कुल 1000 से 1300 मीटर की ऊंचाई पे। साथ ही साथ कितनी वर्षा होगी सर? 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। और आगे है, ये तो पहला वाला तो आपका सही है। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में केंद्रित हैं, बिल्कुल ये भी आपका सही है। और मिश्रित पतझड़ वन उत्तरी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में नहीं है। मिश्रित पतझड़ वन तो कहां पर पाए जाते हैं सर? कोटा में पाए जाते हैं। कहां पर? कोटा में। और कोटा जो जिला है वो आपका राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में है ही नहीं सर। खेजड़ी वृक्ष शुष्क वनों की विशेषता है, बिल्कुल इज राइट है। यानी 1 2 4, 1 2 4 ऑप्शन नंबर कौन सा है? 2 नंबर का क्लियर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। अब आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है सर। प्रश्न है इस जगह पर आपको कथन बताने हैं, और कौन कौन से कथन यहाँ पर आपके सही होने वाले हैं। कौन कौन से कथन है वही सही है, और कौन कौन से कथन आपके क्या है? गलत। आपको इस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 47। देखें,
प्रश्न नंबर 47 है मेरे भाई। बात करता हूं कि कौन कौन से कथन आपके सही है। देखिए, पहला कथन है शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में केंद्रित है। बिल्कुल आपका पहला तो सही है, पहला कथन आपका सही है। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, ये आपका इज राइट, पहला सही है। दूसरे की बात करें, सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, बिल्कुल ये भी सही है। सागवान के जो वन है वार्षिक वर्षा औसत है वो 75 से 110 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो ये भी आपका कथन सही है। और बात करें सर किसकी, माउंट आबू में उप उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, अभी मैंने कराया ना माउंट आबू में, तो ये भी आपका सही है। लास्ट है पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित ना, मिश्रित नहीं भैया, ये इस यहां लगा करके ये गलत हो गया, तो आपका ए बी सी ए बी सी ए बी सी है क्या तीनों, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट है। अगला प्रश्न है 48 नंबर की बात करें, राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, कहां पर, राजस्थान में। राजस्थान का वह जिला कौन सा है जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, बीकानेर है क्या, ना भैया, नागौर ना, सिरोही इज राइट, सिरोही में पाए जाते हैं, गंगानगर में भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज राइट है। बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन में मिलते हैं, बबूल के वृक्ष पेड़ राजस्थान के अंदर कौन से वन में मिलते हैं, तो बबूल की बात आती है मानसूनी वन, तो ये टेंगा वन भी नहीं होगा, विस्पति वन भी नहीं होगा, मरुस्थलीय वन में बबूल के वन आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर है आपका 50 होगा, और प्रश्न नंबर 50 में बेटा ये पूछा गया है, निम्न में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं, ऐसे कौन से वन हैं जो सर्वाधिक राजस्थान के क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, वनों की आपको नाम बताने सर, ऐसा कौन सा वन है जो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल एरिया में फैला हुआ है। देखो सर्वाधिक की बात आती है तो उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन हो जाएंगे, राजस्थान के अंदर यही सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन कहाँ पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन राजस्थान में कहां पर पाए जाते हैं, तो मेरे भाई मेरे लल्ला इनका जवाब होगा जयपुर। जयपुर में तो सर ये देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलते, दौसा में भी नहीं मिलते हैं सर, अलवर में मिलते हैं भैया। कौन से उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन हैं, वो कौन से जिले में मिलते हैं, तो मेरे भाई अलवर में मिलते हैं। अगला प्रश्न नंबर की बात करें, प्रश्न नंबर 52 है, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है। आर बेटा कौन सा क्रम पूछा, अवरोही क्रम, कौन सा मेरे भाई, अवरोही क्रम पूछा गया है, राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है, तो कौन सी सही होगी मेरे लाला, कौन सी सही होगी। बात करें सर किसकी, अवरोही क्रम में सर्वाधिक एरिया में क्या, यानी घटते हुए क्रम में सर्वाधिक एरिया में क्या मिलती है, शुष्क पर्णपाती मिश्रित वन मिलती है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में प्रकार की क्रमावली सही है क्षेत्रफल के आधार पर। उसके बाद उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन बिल्कुल सही है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन, यानी घटते हुए क्रम में सर्वाधिक क्षेत्रफल में शुष्क पर्णपाती मिश्रित पर्णपाती उष्ण कटिबंधीय कांटेदार उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यही वाला आपका पहला ही वाला सही है। और प्रश्न नंबर 53 है, 53 में मेरे भाई यहाँ पर जो पूछा गया है सर, क्या पूछा गया है, ये आपके कथन बताने हैं, कथन बताने हैं सर, कौन सा वाला सही हो जाएगा। एक तरफ आपके वन दे रखे हैं, एक साइड में आपके जिले दे रखे हैं, तो कौन सा आपका कथन कहां से आपका मैच करना है, मैचिंग वाला सवाल है सर। एक ही बात करें, शुष्क मरुस्थलीय वन, शुष्क मरुस्थलीय वन वास्तव में कहां पर पाई जाती है, आपके जैसलमेर में, तो इसमें तो क्या हो जाएगा सर, तीसरा हो जाएगा, यानी थर्ड हो जाएगा।
सालर वन मेरे भाई अलवर में, अलवर में सालर वन कहाँ, अलवर में पाए जाते हैं। अभी मैंने ये आपको पूरे डिटेल से कराए थे। और बात करें सर मिश्रित पतझड़ वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये भी आपको मैंने कई बार करा रखा है सर। कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मेरे भाई कोटा में पाए जाते हैं। अब आपकी बात करें सदाबहार वन, बिल्कुल इज राइट, माउंट आबू में पाए जाते हैं। 1000 से 1300 मीटर की ऊंचाई पर, 1000 से 1300 मीटर की ऊंचाई पर और 150 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्र में। यानी ये हो जाएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट है। अगले प्रश्न की बात करें और ये है आपका 54 जगह प्रश्न। निम्न में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है। वृक्षारोपण तो यार उद्देश्य होना चाहिए। जल संरक्षण, क्योंकि ये इससे वनों की मात्रा में वृद्धि होगी। जैव विविधता संरक्षण ये भी सही है। बाढ़ नियंत्रण ये आपका राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना का कोई उद्देश्य नहीं है कि बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सके। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता योजना 2011 से 19 में निम्न में से किससे संबंधित नहीं है। यानी यहाँ से राजस्थान में वानिकी एवं जैव विविधता योजना 2011 से 19 कहाँ, इसमें कौन सा लक्ष्य नहीं है बेटा? बात करें सब राजस्थान में वानिकी एवं जैव विविधता, वृक्षारोपण बिल्कुल सही है, और जैव विविधता ये भी सही है, आजीविका संवर्धन ये भी आपका सही है बेटा। सिंचाई विकास से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिंचाई विभाग से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56, और प्रश्न नंबर 56 में तो मेरे भाई यहां पर जो पूछा गया है प्रश्न नंबर 56 है, देखिएगा इनमें से कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है? ये आपकी परियोजना है। यहाँ पर पूछा गया सर इनमें से कौन सी परियोजना ऐसी है, इनमें से कौन सी परियोजना ऐसी है जो जापान नेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के सहयोग से चलाई। जापान की बात आती है तो जापान सदैव पर्यावरण के बारे में सोचता है, तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना यानी इनका इकोसिस्टम वो सही होना चाहिए। रखत, काकड़, डांग और रूंद ये सभी है। रखत, काकड़, डांग और रूंद ये सभी है वनों के संरक्षण से संबंधित है क्या? त्योहारों के नाम है क्या? प्राचीन शिलालेखों के नाम है क्या? स्त्रियों के गहने है क्या? ना भैया, ये तो सब क्या है, वनों के संरक्षण से ही संबंधित है। कौन? रखत, काकड़, डांग और रूंद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58, प्रश्न नंबर 58 की बात करें, राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। कब किए जाते हैं सर? राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कब प्रदान किए जाते हैं सर राजस्थान के अंदर? तो बेटा इसका यानी आपको डेट याद होनी चाहिए। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार और हर विश्व पर्यावरण दिवस यानी विश्व पर्यावरण दिवस 30 जून, या थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, विश्व पर्यावरण दिवस, हाँ चलो भारतीय है वो 5 जून, तो 30 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो मेरे भाई ये मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को। आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाने वाला वृक्ष कौन सा है? आदिवासियों के हरे सोने के नाम से कौन से वृक्ष को जानते हैं? सालर होगा, दोकड़ा होगा, गूलर होगा, या बांस? बिल्कुल हरा सोना, आदिवासियों का हरा सोना कैसे कहते हैं? बांस को कहते हैं। बांस मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं?
राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक रूप से बांस पाए जाते हैं? अलवर, बारा, प्रतापगढ़, उदयपुर। तो सर्वाधिक बांस की बात आती है तो कहां पर मेरे भाई? उदयपुर में पाए जाते हैं। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बांस की मात्रा कौन से जिले में होती है आपकी? उदयपुर में। देखें, बात करें सर प्रश्न नंबर कौन से? 61। प्रश्न नंबर आपका 61। थोड़ा सा मैं फास्ट कराने वाला हूं क्योंकि आपका जो शो है 20 मिनट का, तो वो अपना टारगेट 20 मिनट का है, तो ज्यादा आप लोग टाइम नहीं लेंगे और जो भी प्रश्न बचे हैं मैं जल्दी से करा देता हूं। पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्न में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है? पश्चिमी राजस्थान में दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए पशुओं का कौन सा चारा खिलाया जाता है? सेवड़, खसखस, दूब या धामड़? धामड़ नाम की घास खिलाई जाती है चारा। जेएफएम का पूरा नाम क्या होगा? जेएमएफ का पूरा नाम क्या होगा भैया? संयुक्त वन प्रबंधन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इसका हिंदी रूपांतरण होगा संयुक्त वन प्रबंधन। जेएफएम का जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अगला आपका है 63। 63 की बात करें तो देखिएगा, निम्न में से कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है? कौन सी नीति है वो नई नीति? कौन सी नीति है? कौन सी नीति है जो पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को क्या देती है? बढ़ावा। तो इको टूरिज्म देती है। मुझे लगता है कि इसके ओनली फॉर लास्ट 5 ही प्रश्न हैं, बाकी ये आपका टॉपिक ही अच्छे से क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये आपका मैचिंग वाला सवाल आ गया। मैचिंग वाला सवाल आ गया। एक तरफ आपके वनोत्पादन, एक तरफ है आपके पेड़, यानी कौन कौन से पेड़ों से क्या क्या वनों से उत्पादन में प्राप्त किया जा सकता है? देखें सर, कौन सा होगा? कौन सा होगा? इमारती लकड़ी। इमारती जो लकड़ी है सर, कहां से भैया? इमारती लकड़ी तो सागवान के वृक्षों से प्राप्त होती है। कोयला के लिए सर, कोयला के लिए यानी धुकड़ा। धुकड़ा नामक जो वृक्ष है वो कोयला के लिए, कोयला प्राप्त होता है धुकड़ा से। कत्था, कत्था के लिए आप किसके पौधे लगा सकते हो? केर के। और बीड़ी के लिए आप किसके पौधे लगा सकते हो? कई बार प्रश्न पूछा है। तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट है। अगला प्रश्न, बिल्कुल आपकी वनोत्पादन और एक तरफ है आपके पेड़। फिर से आपका मैचिंग वाला सवाल आ गया। मैचिंग वाले सवाल आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो इनका जवाब हमें सोच समझ करके ही देना पड़ता है। सोच समझ करके ही देना पड़ता है। देखिए सर, इसका जो जवाब होने वाला है सर, क्या? इमारती लकड़ी। इमारती लकड़ी। तो मेरे भाई, इमारती जो लकड़ी है, देखिए इनमें से अब की पेड़ बदल दिए, तो इमारती लकड़ी वैसे पक्की लकड़ी किसकी होती है? शीशम की। चारकोल भैया कौन से कहां से प्राप्त होता है? कीकर के वृक्ष से। कत्ता, कत्ता आपका खेर के, बीड़ी आपकी तेंदू की। तो ऑप्शन नंबर आपका फिर से 2 होने वाला है। ऑप्शन नंबर आपका फिर से 2 होने वाला है। और प्रश्न नंबर है आपका 66। प्रश्न नंबर है आपका 66। भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली पहाड़ियों में कितनी प्रतिशत वनाच्छादित होनी चाहिए? भारतीय वन नीति के अकॉर्डिंग कितने परसेंट पर अरावली में वनाच्छादित होनी चाहिए? तो भारतीय वन नीति, अरावली है बेटा कितने पर? 65% भाग पर वन होने चाहिए। हो सकता है कि शायद आपके 2 या 3 प्रश्न हो लास्ट। लगता है कि आपके 2 ही प्रश्न हैं। निम्न में से कौन सा कैर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है? यानी कि कैर के वृक्ष, थोर के वृक्ष जहां पर इनका पसंदीदा स्थान है, ये कहां पर पाए जाते हैं? तो मेरे भाई ये कौन से एरिया में पाए जाते हैं? ये कौन से एरिया में पाए जाते हैं? ये राजस्थान के रेतीले एरिया में पाए जाते हैं। कैसे मैदान में? रेतीले में मैदान में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 68।
देखिए 68 में आपका क्या पूछा गया है, कथन पूछे, कौन कौन से कथन आपके सही होंगे, कौन कौन से कथन आपके सही होंगे। प्रश्न नंबर 68 में जो पूछा गया है मेरे भाई, कौन कौन से कथन आपके सही है। देव वनों के प्रथम समूह में जनजाति बाहुल क्षेत्र के देवरे सम्मिलित किए जाते हैं। बिल्कुल, ये तो आपका देव वनों के प्रथम समूह में जनजाति बाहुल के देवरे सम्मिलित किए जाते हैं, आपका ये तो सही है। देव वनों के दूसरे समूह में उन स्थलों को समावेश किया जाता है जो प्राय भगवान श्री गणेश को, बिल्कुल ये समर्पित नहीं है, ये आपका गलत है। देव वनों के तीसरे समूह में एकल वृक्ष देवरों को समावेश किया जाता है, यानी क और ग। क ग सर कौन से में, और आज और प्रश्न नंबर बिल्कुल आपका ये हो जाएगा, 2 ही प्रश्न है बस, बाकी आपका फिर इससे ये टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 की बात करें मेरे भाई, राजस्थान सरकार के किस अधिनियम के द्वारा वनों के बारे में राज्यों की स्वायत्ता समाप्त हो गई। किस अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा राजस्थान राज्य में राज्यों की स्वायत्ता समाप्त हो गई, तो वो आपका कौन सा अधिनियम है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 है क्या, जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम 1988 है क्या, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है क्या, प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1980 है क्या, तो वास्तव में वो आपका अधिनियम है 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से जिले में 3% से भी कम वन क्षेत्र है। ऐसा कौन सा जिला है जहां पर अरे मात्र 3% से भी कम वन क्षेत्र पाया जाता है, तो ये आपका क्या है, उदयपुर है क्या, बूंदी है, झालावाड़ है, तो सही जवाब अपना कौन है, जोधपुर है। तो ये आपका वन वाला टॉपिक क्या होता है क्लियर, ये आपकी राजस्थान की 1 मिनट यानी 20 मिनट का शो है, वो लगातार यूं ही चलता रहेगा, ये कारवा तो यूं ही चलता रहेगा। बिल्कुल, तो सभी को राधे राधे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने सभी मित्रों के साथ क्लास को शेयर करना न भूलें।